हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये चीज़ें देख ली थी। और आज इसी क्रम में हम लोग अपना पांचवा अधिकार, जो कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार देता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आप लोग लिखना शुरू करिए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए आज की। मौलिक अधिकार, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और ये जो है पांचवा अधिकार है जो हमें भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 29(2) देखेंगे। फिर इसके बाद अनुच्छेद 30(1) और अनुच्छेद 30(2) देखेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 29(1) क्या बात करता है? तो ये जो है सभी नागरिक जिनकी अपनी पृथक भाषा है उसके संरक्षण की बात करता है। तो 25(2) जो है, सॉरी, 29(2) जो है वो ये बात करता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो कि राज्य के अंडर में चलाए जा रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके। और 30(1) क्या बात करता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 29(1) और 29(2). ठीक है। तो हेडिंग डालिए। अनुच्छेद 29(1). ओके, 29। इसमें लिखिए आप लोग, प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि एवं संस्कृति हो, या इनमें से कोई एक हो, के संरक्षण का अधिकार होगा। के संरक्षण का अधिकार होगा। ओके। तो अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओके। तो सबसे पहली चीज, प्रत्येक नागरिक, यानी कि वो नागरिक होना चाहिए चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो। उन सबको अगर उनकी कोई पृथक भाषा है, लिपि है या कोई भी संस्कृति है, उनके संरक्षण का अधिकार होगा। यानी कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा का संरक्षण कर सकता हो। और या फिर ये तीनों ना हो तो कोई एक चीज हो, या तो भाषा हो, या तो लिपि हो, या तो संस्कृति हो, तो उनके संरक्षण का अधिकार इनको प्राप्त है। इसके अंतर्गत हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं सबसे पहले कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। तो अगर सबसे पहले बात करें भाषा की, तो भाषा जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संवाद करते हैं। ठीक है। अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। ओके। इसके बाद है लिपि। और लिपि के अंतर्गत क्या होगा? तो लिपि जो है, तो ये भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं। ठीक है। भाषा को लिखने का एक माध्यम है। इसके बाद है संस्कृति। तो संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। ओके। तो संस्कृति एक तरह से लाइफ स्टाइल हो जाएगी, यानी कि आप अपने जो दिनचर्या में, या आप जो प्राचीन काल से आपके पूर्वज जो करते आ रहे हैं
उनको धारण करने का आपको अधिकार है और उन सारी रीति रिवाजों को मानने का आपको अधिकार है, अगर वो विधि के सम्मत हैं तो संस्कृति में क्या हो जाएगा, इसमें आपका खान पान हो जाएगा, पहनावा हो जाएगा, रहन सहन, ठीक है, वेशभूषा। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने भाषा समझ लिया, लिपि समझ ली और संस्कृति समझ ली। अब इसके बाद आप लोग लिखिए। अनुच्छेद 29(2) और ये क्या कहता है? तो ये कहता है सबसे पहली चीज कि ये कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य से अनुदान प्राप्त करता है अथवा या राज्य द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि फाइनेंशियली राज्य पर निर्भर करता है, तो यहाँ क्या होगा, छात्रों को केवल उनके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए आप, चाहे वह संस्थान अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के नियंत्रण में ही क्यों न चल रहा हो। क्यों ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज क्या है, कोई भी शिक्षण संस्थान, एक्स वाई जेड कोई भी शिक्षण संस्थान हो गई जो कि राज्य से अनुदान प्राप्त करता है। अनुदान प्राप्त करने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से राज्य पर निर्भर है, यानी धन की प्राप्ति करता है उस शिक्षण संस्थान को संचालित करने के लिए, या राज्य द्वारा वित्त पोषित है, ये भी सेम चीज है। और वो शिक्षण संस्थान जो है वो छात्रों को केवल इन आधारों पर, यानी कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ओके, और इसके बाद जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि उनको वहाँ पर प्रवेश देने के लिए इन आधारों पर मना नहीं कर सकता। और इसके लिए एक शर्त ये है कि भले ही वो अल्पसंख्यकों के नियंत्रण में ही संचालित क्यों ना हो रही हो, लेकिन वहाँ पर इन आधारों को नहीं लिया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चाहें तो एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो जन्म स्थान है इसको काट सकते हैं, क्योंकि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था शुरू में ही कि राज्य जो है वो किसी भी रोजगार के लिए जो निवास है उसको एक आधार बनाया जा सकता है, कि अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली है हरियाणा या दिल्ली में, तो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए होगी, और यहाँ से मध्य प्रदेश से या यूपी से जाके कोई भी वहाँ पर उस नौकरी की दावेदारी नहीं कर सकता। तो ये एक योग्यता निर्धारित कर सकता है राज्य, तो आप जन्म स्थान को काट दीजिए, बाकी इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ फैक्ट लिख लीजिए आप। और फैक्ट्स में पहला क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 29 जो है संविधान को विविधता में
एकता का स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ पे संविधान की जगह आप भारत भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद दूसरा लिखिए, अनुच्छेद 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 29 जो है, इस पर कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 30 एक, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक को चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो और या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक हो। ठीक है, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो और या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक हो, इनको अपनी मनचाही शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 32, और इसमें लिख लीजिए, पहले एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं, है ना। ओके, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 32 में चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या गई, प्रत्येक अल्पसंख्यक। अब प्रत्येक अल्पसंख्यक मतलब जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में। और भारत में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं? तो हिंदू को छोड़ के जितने भी धर्म हैं, उन सबको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, इन सबको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है ना। तो इसके आधार पर क्या कहा गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक को, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, यानी कि ऐसे अल्पसंख्यक जिनकी भाषा जो है कम क्षेत्र में बोली जाती है, तो उनको भी इसकी श्रेणी में रखा जाएगा। और अगर वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, तो उनको भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सबको अपनी मनपसंद शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। ये कहता है अनुच्छेद 30(1). इसके बाद है अनुच्छेद 32, और ये क्या कहता है, राज्य अनुच्छेद 30(1) द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो संस्थान किसी अल्पसंख्यक के नियंत्रण में
संचालित हो रही है। ओके। ओके, तो अब इसको समझते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि राज्य अनुच्छेद 30(1) के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को, यानी कि अनुच्छेद 30(1) क्या है ये, कि प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। तो अगर ऐसी कोई संस्था स्थापित की जाती है तो उनको जो है वो अनुदान देने में, कौन, राज्य, राज्य उनको अनुदान देने में इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो शिक्षण संस्थान जो है वो किसी अल्पसंख्यक के नियंत्रण में चलाई जा रही है, और अगर ऐसा वो करती है तो वो असंवैधानिक माना जाएगा और इसके विरुद्ध उस संस्थान को ये अधिकार होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके सरकार को ऐसा करने से रोके और उनसे अनुदान ले सकती है। और ये कार्य किसका है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है कि जिनका मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है उनको उस मौलिक अधिकार से वंचित ना होने दें, बल्कि उनको उन मौलिक अधिकारों का पूरा लाभ मिले। तो ये था इससे संबंधित प्रावधान। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखना है। सबसे पहली चीज़ क्या, तो लिख लीजिए। अल्पसंख्यक कौन है या कौन होंगे या माने जाएंगे। ओके, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। तो इसके बारे में संसद का एक कानून है, उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो उस कानून को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। और ये पारित हुआ था साल 1992 में। ठीक है। तो ये संसद ने 1992 में एक कानून बनाया था और इसमें इन्होंने ये निर्धारित किया था कि ऐसा भारतीय समूह जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक होगी वो बहुसंख्यक माने जाएंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी होंगे वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। और उनमें से अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, अब इनमें से किसी एक वर्ग को या किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे भी बहुसंख्यक घोषित कर देना चाहिए, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति को जब ऐसा चाहे वो ऐसा कर सकता है। तो लेकिन अभी क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो अभी प्रावधान यह है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह, और भारत में कौन है वो, तो लिख लीजिए, हिंदू। हिंदू, ठीक है। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति वो बहुसंख्यक की श्रेणी में आएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज लिख लीजिए आप लोग, और अन्य, अन्य यानी कि कौन कौन आ जाएगा इसमें, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 समूह ऐसे हैं जिनको भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, यानी कि इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, और इन्हें अगर भविष्य में राष्ट्रपति चाहे तो अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है, यानी कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में ला सकता है या रख सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रपति से तात्पर्य है यहाँ पर केंद्र की सरकार, है ना, केंद्र की सरकार है, क्योंकि राष्ट्रपति को डायरेक्ट ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन अगर केंद्र की सरकार चाहे तो राष्ट्रपति से ऐसा करवा सकती है, ये कहता है ये अनुच्छेद। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था क्या है और इसके बारे में क्या प्रावधान है।
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था से क्या तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षण संस्था जो कि अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करती है और ये मुख्यतः उनके उद्धार के लिए स्थापित की गई है। तो ऐसी संस्थाओं को बोला जाता है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था। तो इसके बारे में कुछ लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखिए, ऐसी संस्था, ओके, जो अल्पसंख्यकों के हित को पूरा करती हो, है ना। ऐसी संस्था जो अल्पसंख्यकों के हित को पूरा करती हो तथा मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है ना। तो ऐसी शिक्षण संस्था हो गई है जो कि अल्पसंख्यकों के हित को पूरा करती हो, और ये हित कैसा होना चाहिए, शैक्षणिक हित, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को ये विशेष प्रबंधन देती है कि आप इन चीजों से अपने हित को बढ़ा सकते हैं या अपने शैक्षणिक हित को बढ़ा सकते हैं। और इसकी एक और विशेषता क्या हो जाएगी, हालांकि इसको सबसे शुरू में लिखना था बट कोई नहीं, आप नीचे भी लिख सकते हैं। किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित की जानी चाहिए या की जाती है, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी अल्पसंख्यक को ही अधिकार है कि वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का स्थापना कर सकता है। यानी कि अगर कोई बहुसंख्यक चाहे कि हम अल्पसंख्यक कार्य करना चाहते हैं और हम इस उद्देश्य से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की स्थापना करना चाहते हैं, तो राज्य इन्हें ऐसा करने से रोक सकता है ना। लेकिन हाँ, इसके साथ ही ये भी प्रबंध है, यानी कि है नहीं बट ऐसा किया जा सकता है कि अगर बहुसंख्यक चाहे तो वो अपने हितों के लिए भी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है। इसमें राज्य किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों को एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि वो अपने हितों और अपने कल्याण के लिए इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं और इसके द्वारा वो अपने शैक्षणिक हितों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राप्त विशेष छूटें, है ना। और ये कौन कौन सी छूटें इन्हें प्राप्त हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो है वो ये, इन संस्थानों में धर्म के आधार पर, इसको आप पूरा लिखिएगा, धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 15(5) और 15(6) के तहत किए गए प्रावधान इन पर लागू नहीं होते। और कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो अनुच्छेद 15(5) के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी निजी या सार्वजनिक कॉलेज जो है या शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। और 15(6) में ये कहा गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सीटें जो हैं वो आरक्षित की जाएंगी, है ना। तो और इनमें एक बेसिक सा फर्क क्या है कि ये जो है 15(5) जो है ये दुर्बल वर्गों की बात करता है ना। और 15(6) जो है वो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, ये चीज़ है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये,
शिक्षकों की नियुक्ति में इन्हें स्वतंत्रता होती है। चौथा, गैर शिक्षक कर्मचारी, इनकी नियुक्ति में भी इन्हें स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा पांचवा, मनपसंद विद्यार्थी, और इसके लिए लिख लीजिए योग्यता के आधार पर। इसकी भी मतलब कि मनपसंद विद्यार्थी को प्रवेश देने की स्वतंत्रता होती है। नंबर 6 पे लिखिए, राज्य द्वारा समय समय पर अनुदान प्राप्त होता है। ये हो गया इसका छठा प्रावधान। इसमें एक चीज और लिख लीजिए आप लोग नोट लिख के। ओके, हालांकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पूर्णतः राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है और जनहित में इन पर नियंत्रण या हस्तक्षेप किया जा सकता है। एक एक करके इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज इसमें क्या है, कौन कौन सी छूटें प्राप्त हैं इनको। तो सबसे पहली छूट जो है वो ये है, ओके, तो इन संस्थानों में क्या है, धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी वैकेंसीज निकलेंगी या जो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसीज है यानी कि जो सीटें हैं उनको धर्म के आधार पे आरक्षित की जा सकती हैं। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा प्रावधान है या दूसरी छूट है वो क्या कहती है कि अनुच्छेद 15(5) और 15(6) इसके तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं वो इन संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी शिक्षण संस्थान है यहाँ पर इन वर्गों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरी जो है, शिक्षकों की नियुक्ति में इन्हें स्वतंत्रता होती है। यानी कि अपने मर्जी से जिस शिक्षक को चाहें, हालांकि यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिए आप लोग की योग्यता के आधार पर, है ना। यानी कि इनकी नियुक्ति से शिक्षकों की योग्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कम योग्य शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे। तो इन्हें भी कुछ हद तक शिक्षकों की नियुक्ति में स्वतंत्रता होती है और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कि अपनी मर्जी से चाहे तो किसी को भी शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि इस योग्यता रखने वाले को ही यहाँ पर टीचर की जॉब दी जाएगी और अगर वो उन पैमानों पर खरा उतरता है तो उसको वहाँ पे शिक्षक की जॉब दी जाएगी। हालांकि ये सिर्फ एक ही समूह के लिए आरक्षित की जाती हैं, मतलब उसी धर्म के लोगों के बीच वो कंपटीशन होगा और दूसरी जाति के वहाँ पे नहीं आ सकते। यानी कि धर्म के आधार पर ये चीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा गैर शिक्षक कर्मचारी, इनके लिए भी सेम प्रावधान है। इसके बाद पांचवा है मनपसंद विद्यार्थी। यानी कि यहाँ भी योग्यता को सर्वोच्च रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप मनपसंद विद्यार्थी को अपने कॉलेज या शिक्षण संस्थान में एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक एग्जाम सेट करिए और इसमें ये प्रावधान करिए कि जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसी को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। हालांकि ये एडमिशन जो है सिर्फ उसी अल्पसंख्यक के समूहों को ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जितने भी अल्पसंख्यक समूह हैं उनमें से कोई भी आके यहाँ पर अगर वो इस परीक्षा पे पास होता है तो वो यहाँ पर एडमिशन लेने का हकदार होता है और इसको कोई भी वहाँ पर एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। इसके बाद है छठा,
राज्य द्वारा समय समय पर इन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है, यानी कि राज्य से ये अनुदान प्राप्त करते हैं, यानी कि आर्थिक सहायता यानी कि धनराशि जो है इनको इसके संचालन के लिए राज्य से प्राप्त होती है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक नोट करके लिखा है कि ये जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अगर इनके द्वारा जनहित प्रभावित होता है तो राज्य इन पर भी हस्तक्षेप कर सकता है और इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये चीज़ें थी अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी और जानने का प्रयास किया कि आखिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है और इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, पढ़िए और समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को रिपीट से समझिए। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।